विद्यार्थियों नमस्कार। हमने कल हिंदी कहानी के प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग के ऊपर चर्चा की थी। आज हम प्रेमचंदोत्तर कहानी की चर्चा करेंगे और प्रेमचंदोत्तर कहानी की चर्चा करते हुए प्रेमचंद युग की कुछ प्रवृत्तियों को दोहराना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन प्रवृत्तियों में हमने देखा था कि प्रेमचंद युग में प्रमुख रूप से 3 कहानी धाराएं प्रचलित थी। उनमें प्रेमचंद के द्वारा चलाई गई सामाजिक कहानी लिखने की परंपरा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा भाववादी काव्यात्मक और वैयक्तिक कहानी लिखने की परंपरा तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा आलोचनात्मक यथार्थवाद और प्रकृतवाद पर आधारित कहानी लिखने की परंपरा। विद्यार्थियों, ये तीनों ही परंपराएं प्रेमचंद के बाद भी अबाध रूप से गतिमान रही। इन परंपराओं ने भले ही अलग रूप धारण कर लिए, लेकिन इन परंपराओं का विकसित रूप ही हमें प्रेमचंदोत्तर युग में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद और सामाजिक कहानी लिखने की परंपरा में दिखाई देता है। प्रेमचंद का सामाजिक दृष्टिकोण राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा पाकर मार्क्सवाद के रूप में हमें प्रेमचंदोत्तर युग में दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति के अधीन या इस प्रवृत्ति के अनुसार जिन लेखकों ने रचनाएं लिखी, उनमें प्रमुख लेखक थे यशपाल। हमने यशपाल के उपन्यासों में भी देखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा का यशपाल के ऊपर अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से यशपाल ने जो कहानियाँ लिखी, उन कहानियों में यशपाल की इसी विचारधारा को, मार्क्सवादी विचारधारा को हम देखते हैं। मार्क्सवादी कहानियों की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन कहानियों में उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का चित्रण किया गया था। उस समय समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से क्या क्या विषमताएं थी, किस प्रकार से शोषित, पीड़ित, इन पर अन्याय और अत्याचार किया जाता था, इस सब का चित्रण हमें मार्क्सवादी कहानीकारों की कहानियों में देखने को मिलता है। मित्रों, वह दौर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर भी था और हिटलर की अन्यायवादी या यूँ कहें कि तानाशाह वाली नीतियों का विरोध भी हमें मार्क्सवादी कहानियों में देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, अकाल, इन सब बातों का मार्क्सवादी लेखकों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने इन सब का मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। साथ ही हमें प्रेमचंद की सामाजिक कहानियों और इस समय की मार्क्सवादी कहानियों में यह अंतर देखने को मिलता है कि प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है, लेकिन इतनी प्रखरता और इतना पैनापन उसमें हमें दिखाई नहीं देता, जितनी आंदोलन के भाव, प्रखरता और पैनापन हमें मार्क्सवादी कहानीकारों की कहानियों में देखने को मिलता है। क्योंकि ये दौर आंदोलनों और प्रखर विरोध का दौर था, तो हम कह सकते हैं कि यशपाल आदि मार्क्सवादी कहानीकारों की कहानियों में हमें बहुत अधिक विरोध और अत्याचार के प्रति घृणा इत्यादि देखने को मिलती है। मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकारों में यदि हम अन्य कहानीकारों के नाम गिनना चाहें, तो उनमें हम भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन और रांगे राघव का नाम गिन सकते हैं। यदि हम
प्रमुख कहानियों की बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित प्रमुख कहानियाँ जो यशपाल के द्वारा लिखी गई हैं वे इस तरह से हैं। धर्म रक्षा, कर्मफल, आदमी का बच्चा, फूलों का कुर्ता, पतिव्रता और करवा का व्रत। प्रेमचंदोत्तर युग में जो दूसरी कहानी विचारधारा हम पाते हैं वो है मनोविश्लेषणवादी कहानी परंपरा। उस समय तक मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का पश्चिम में भी अच्छी प्रकार से प्रतिपादन हो चुका था। फ्रायड, एडलर, युंग आदि अपने अपने ढंग से मनुष्य के मन को समझने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे और स्वभावतः इन सिद्धांतों का प्रभाव पश्चिम के कहानीकारों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों पर भी पड़ा और भारतीय कहानीकारों पर भी इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। इन सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के मन को समझने के लिए या मनुष्य को समझने के लिए कह सकते हैं कि मनुष्य के मन को समझना अत्यंत आवश्यक था। मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है, जो भी वह क्रियाएं करता है, जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी गहराइयों में मन में छिपी कुंठाएं, मन में छिपी हुई दमित भावनाएं ही काम करती हैं। इस प्रकार के सिद्धांत इन मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए थे और इन सिद्धांतों के आधार पर प्रेमचंदोत्तर युग में एक पूरी कहानी धारा हमें देखने को मिलती है, जिसके प्रमुख जो कहानीकार हैं वे हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और विद्यार्थियों, प्रेमचंदोत्तर युग की इस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित कहानियों की परंपरा को हम जयशंकर प्रसाद की वैयक्तिक कहानी लेखन की परंपरा से जोड़ सकते हैं, उसी का विकसित रूप कह सकते हैं। तो इस कहानी धारा में जो पहले हमारे कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, उन इलाचंद्र जोशी ने कोरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कहानियाँ लिखी। हमें उनकी कहानियाँ पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि फ्रायड के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का साहित्यिक रूप हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का साहित्यिक रूप हैं। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली, जटिल शब्दावली का ज्यों का त्यों सैद्धांतिक प्रयोग करके इलाचंद्र जोशी जी ने अपनी कहानियाँ लिखी हैं। और यही कारण था कि इलाचंद्र जोशी जी की कहानियों में बहुत जटिलता आ गई है और सैद्धांतिक विवेचन के कारण उनकी कहानियाँ दुरूह हो गई हैं और कम ही रुचिपूर्ण दिखाई देती हैं। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य के व्यक्तित्व के पीछे और उसकी सभी क्रियाओं के पीछे उसकी मानसिक कुंठाएं, दमित भावनाएं, उसका अहम, ईर्ष्या आदि ये सभी कार्य करते हैं। और यही प्रभाव हमें इलाचंद्र जोशी की कहानियों में भी देखने को मिलता है। और इसी कारण से इलाचंद्र जोशी जी की कहानियों के पात्र अपराधी, बीमार, कुंठाग्रस्त और तनावग्रस्त दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कई आलोचकों ने उनकी कहानियों को अस्वस्थ और अस्वच्छ मनोविज्ञान का पुलिंदा भी कहा है। मनोवैज्ञानिक कहानी लिखने की परंपरा में जो दूसरे कहानीकार हम इस युग में देखते हैं उनमें प्रमुख रूप से जैनेन्द्र का नाम लिया जा सकता है। और जैनेन्द्र ने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कहानियाँ लिखी, लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक विवेचन ना करके सिद्धांतों का
प्रत्यक्ष प्रयोग ना करके उन सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। इसी कारण से जैनेंद्र की कहानियों में हमें स्वस्थ और स्वच्छ मनोविज्ञान देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में मानव मन की परतों को बड़े ही क्रियात्मक और बड़े ही सृजनात्मक रूप से उभारने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त जैनेंद्र की कहानियों की एक और विशेषता यह भी रही कि उन्होंने कहानी को स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता प्रदान की तथा हिंदी में चरित्र चित्रण प्रधान कहानियाँ लिखने का श्रेय भी इला चंद्र जोशी और जैनेंद्र को ही जाता है। जैनेंद्र की जिन प्रमुख कहानियों का हम नाम ले सकते हैं उनमें हैं पत्नी, पाजेब, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और एक गो। ये हम जैनेंद्र की कुछ प्रमुख कहानियों का नाम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कहानीकार जो कि बड़े ही प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंदोत्तर युग में हुए हैं वे थे अज्ञे, और इन्होंने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार बनाकर वैयक्तिकता को महत्व देने वाली, निजत्व को महत्व देने वाली कहानियों की रचना की है। शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास लिखने वाले अज्ञेय जी ने कहानी लेखन में भी एक नया आयाम जोड़ते हुए वैयक्तिक प्रधान कहानियों की रचना की। अज्ञेय जी की कहानियों में चिंतन की गहराई हमें देखने को मिलती है, साथ ही कई जगह हमें दार्शनिक ऊंचाई भी अज्ञेय की कहानियों में देखने को मिलती है। पश्चिम के अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव भी कहीं न कहीं देख पाते हैं। और विद्यार्थियों, ये तो था कि दो जो कहानी परंपराएं प्रेमचंदोत्तर युग में प्रचलित रही, इसके अतिरिक्त भी कई तरह की अन्य कहानियां जो इन दोनों परंपराओं में सम्मिलित नहीं थे, उस तरह के कहानीकार भी इस युग में कहानियां लिखते रहे। लेकिन वे कहानियां इतनी अधिक प्रसिद्धि और गणना लायक नहीं हैं, लेकिन उनका इतना महत्व अवश्य है कि उन कहानियों ने आगे जो अन्य परंपराएं कहानी लेखन में चली उनके लिए एक विकास क्रम की कड़ी का काम अवश्य किया। तो विद्यार्थियों, ये तो था आज का व्याख्यान जिसमें हमने प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद अगले व्याख्यान में हम स्वातंत्र्योत्तर कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।